Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSI Net channel. So जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड क्यों है जी? क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमारा लास्ट जो क्वेश्चंस थे काफी सारे क्वेश्चंस बच गए थे, सो उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इवन दो 20 से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे जी हमारे पास अगर हम दोनों को मिलाएंगे। सो क्या है मेरा रेफरल कोड है जी अमित स्टेन और क्या है प्लेटफॉर्म है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ओके, सो माई सेल्फ डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और जो कि नेट क्वालिफाइड है गेट और NBHM एग्जाम क्वालिफाइड है। सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मली किस चीज की बात करते हैं। हम बात करते हैं मेरी क्लासेस की। भाई रेगुलर क्लास क्या होता है जी? रेगुलर क्लास में जी कंसेप्ट लेके आते हैं हम कोई भी, उस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, उसके कुछ की पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर और क्या करते हैं सर? अजी कुछ नहीं, और उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बस, ठीक है। और फिर दूसरी क्लास क्या है सर? दूसरी क्लास है 45 डे क्रैश कोर्स जो कि 11:30 AM पर होती है जी। वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल ही होता है जी दोनों का, ठीक है। और पहले वाली क्लास तो रेगुलर क्लास तो 5 PM पर है, जबकि हमारे पास जो दूसरी क्लास है 11:30 AM पर है। सो होप इट इज क्लियर टू बोथ ऑल ऑफ यू, सो दैट आपको कभी भी अगर एक्सेस करनी हो मेरी क्लासेस तो आपको जाना होगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। क्या है सर ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल? आपको YouTube पे जाके लिखना है जस्ट वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, यू विल गेट द नेम ऑफ द चैनल। क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा मेरा, आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे उसको। तो दैट इज अ गुड थिंग कि हमें सारी, मान लिया आपको किस दिन मेरी स्किप हो जाती है वीडियो तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हो। नाउ देन स्पेशल क्लासेस एवरी डे। स्पेशल क्लास होती है जी एवरीडे और प्लेटफॉर्म है इसका अन अकेडमी और 9:30 PM पर होती है जी ये, ठीक है। दिन में भी चेंज हो जाता है कभी कभी इसका टाइम, तो उस टाइमिंग को हम क्या करते हैं कि बट मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली मैं 9:30 पे लेता हूँ। तो उस केस में हमें क्या करना होगा जी, जो 9:30 PM पे हो जाती है, सो उस केस में आपको उसके लिए आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिले आपको फॉलो वाले बटन पे क्लिक करना चाहिए। प्लस प्लस क्लासेस जो है जी 7 PM पे होती है, 5 PM पे नहीं होती है जी, ठीक है जी। 7 PM पे होती है ना कि 5 PM पे, सो डोंट गो टू दिस वन। ओके, और प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है तो सर क्या हम इनको एक्सेस कर सकते हैं? हाँ जी, आप लोग स्पेशल क्लास को तो फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। दिस क्लास इज अवेलेबल फ्री। ओके, एनीवन कैन एक्सेस दिस वन। और क्या करना होगा लेकिन इसके लिए आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर के सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद बस उसके बाद आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे ही आप जाएंगे मैथ कैटेगरी को सर्च कीजिए, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट कीजिए, उसके बाद आप जो है स्पेशल क्लास की कैटेगरी में जाइए और आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। वहाँ पर भी आपको स्पेशल क्लास प्लस क्लास ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। सो फ्री क्लास जो होती है वो सिंपली स्पेशल क्लास होती है, सभी एजुकेटर्स की मिल जाएंगी, नॉट ओनली इन। प्लस क्लास क्या है सर? प्लस क्लास होती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। प्लस क्लास को आप अगर चाहते हैं एक्सेस करना तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा जी सब्सक्रिप्शन, बिना सब्सक्रिप्शन के ये नहीं आप देख सकते। इसमें क्या होता है, इस क्लास प्लस क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर यानी कि सबसे पहले तो हम कोर्स को अपने पूरा डिजाइन करते हैं कि भाई इसके बाद हम ये कराएंगे, इसके बाद ये कराएंगे, इसके बाद ये कराएंगे। सो दैट मीन्स क्वेश्चन CSI या नेट के भी डिस्कस किए जाते हैं वहां पर, और एक्सेप्टेशन क्या है, जो हमें लग रहा है कि इस बार ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आ सकते हैं, वो भी किए जाते हैं। डाउट सेशन होता है, सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं हमारी, ठीक है ना। सभी के PDF नोट्स वगैरह मिलते हैं। तो सर कैसा भी है, आप लोगों का मन कर रहा होगा प्लस लेने के लिए, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना होगा। What you have to do, Unacademy Learning App। Unacademy Learning App आप जो है सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद नेट एग्जाम कैटेगरी पे जाइए, उसके बाद CSIR UGC बटन पे क्लिक कीजिए, देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने इतना किया, यू विल रीच टू दिस पेज जिसपे लिखा हुआ है जी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, और नीचे दिया है जी मेरा रेफरल कोड जो मैंने इसमें भर दिया है गिफ्ट के बराबर में। क्या है रेफरल कोड? रेफरल कोड इज अमित, जो कि मेरा नाम है अमित S, और 10 का क्या मतलब है जी, यानी कि 10% डिस्काउंट मिलने वाला है जी आपको, ओके ना। सो दैट इज अ थिंग। सो दैट मीन्स आप देखिए हर बार आपको 10% डिस्काउंट मिल गया है, यानी कि 12 मंथ की बात करते हैं, जो आपके पास 11,550 रुपए का सब्सक्रिप्शन था वो आपका 10,395 में हो जाता है जी। दैट मीन्स यू आर गेटिंग ए गुड एडवांटेज।
कि आपको 10% का बेनिफिट मिला। सो इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको अमिताभ बच्चन का यूज करना चाहिए और प्रोसीड टू पे करना चाहिए, राइट ना। सो दैट इज द थिंग। सो अब आप देख सकते हैं कि भाई अगर हम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 28 to 29 रुपीज पर डे हमें पे करने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ, राइट। सो दैट मीन्स 866 रुपये पर मंथ के बैठते हैं सिर्फ, तो 28 to 29 के बीच में कहीं कुछ हमारे पास मिल जाता है। तो हमें पर डे हम दे रहे हैं और काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। कैसे बेनिफिट? प्लस क्लास आप सब ले पाएंगे, बहुत सारी कोर्स डाउट क्लासेस में आप रह पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको जो मिलेंगी ना, ये अपने आप में ही यूनिक चीज़ें हैं। दिस इज द थिंग वो की इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं कहूँगा भाई डाउट सेशन में हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और सभी एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हो। क्लास की कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई इसकी नहीं कर सकते, उसकी नहीं, सबकी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हो। सो इट्स अ गुड थिंग। तो चलिए ये सारी बातें तो हो गई हैं अब हमारी। आप प्रोसीड टू पे कीजिएगा और जो भी ऑप्शंस देगा उसको आप ऑप्ट करते हुए, फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन को अपने स्टूडेंट को ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है हमें स्टेट जी एग्जाम और पैटर्न के बारे में। क्या कह रही है जी? स्टेट जी एग्जाम और पैटर्न के बारे में, जो कि नए स्टूडेंट है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड वाली हाउ टू मैनेज सी एस आई आर नेट, ये चाहे ओल्ड स्टूडेंट है चाहे न्यू, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैंने दिया है जी लिस्ट ऑफ द बुक, लिस्ट फॉर सी एस आई आर नेट एग्जाम। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए जी कि क्या क्या लिस्ट है। सो दैट मीन्स हमें कौन कौन सी बुक है, कौन कौन सी बुक को हमें रखना चाहिए अपने पास। दिस इज द थिंग हियर जो कि यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ कि कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है जी। ओके, आई थिंक नॉट, इट्स नॉट द थिंग। आई विल चेक इट, वन सेकेंड। ओके, नो इट्स वर्किंग नाउ, दैट्स फाइन नाउ। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ, 2 बार हमें प्रॉब्लम हुई थी, तो इस बार चेक चेक करते चलेंगे बीच बीच में। नाउ देन कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमें दिया गया है? द टोटल नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। आपको कोई भी ग्रुप जेड पी इस तरीके का कोई भी ग्रुप दे दे एग्जामिनर एग्जाम में, व्हाट ही विल डू, एग्जामिनर आपके साथ क्या करेगा? एग्जामिनर आपको एक ग्रुप दे देगा। व्हाट टाइप का? एग्जामिनर कहेगा जी जेड पी इंटू आपके पास जेड पी, कितना भी जेड पी हो, कितना भी एंड सो ऑन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट मीन्स एन टाइम जेड पी लिखा हुआ, आपको कोई फोन और पूछ ले आपसे टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बता दीजिए। आप आपको क्या करना होगा इसमें, आप पहले पी ऑर्डर के एलिमेंट को सर्च कीजिए। अगर हम बात करते हैं पी ऑर्डर के एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? तीन 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 नौ होते 27, टोटल एलिमेंट है 27। और उसमें से सिर्फ आइडेंटिटी को माइनस कर दीजिए, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो नाउ देन टोटल कितने बच गए आपके पास? 26 एलिमेंट्स इसमें ऑर्डर आपके पास तरीके हैं। ओके, सो आपको सबसे पहले ऑर्डर पी के एलिमेंट निकालने पड़े यहाँ से। सो दैट इज द थिंग। सो जैसे आपने ऑर्डर पी के एलिमेंटों को फाइंड आउट किया, जैसे ही आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको सब ग्रुप बनाना है, राइट। किसका? प्राइम ऑर्डर का, पी ऑर्डर का। सो व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी आपके ऑर्डर पी के एलिमेंट्स निकल गए उनको डिवाइड कर दीजिए 5 ऑफ पी से, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो आपके पास कितना आ गया जी? 26 आ गया। और आपने क्या किया? 3 है आपके पास, दैट मीन्स 26 बाई आपने क्या किया? 5 ऑफ 3। हाउ मच यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 30। सर 30 तो ऑप्शन भी नहीं है। हाँ जी, अच्छी बात है नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो आप उस पर लगा देते। ये तो आपके पास जो आए हैं सब प्रॉपर आए हैं, टोटल सब ग्रुप की बात की है जी उसने, तो दो तो आपको जोड़ने पड़ेंगे ना। सो दैट मीन्स 13 plus 2 is equal to what? 15. These are the impropers. Improper subgroup. अच्छा है एग्जामिनर नहीं दिया, वरना वो फर्स्ट वाले को मुझे लगता है ना एग्जामिनर को यहाँ पे 13 दे देना चाहिए था, तब आप गलत पे लगा देते। केयरफुल रहिएगा, वो किसकी बात कर रहा है, प्रॉपर की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा तो टोटल की ही बात है वो, मतलब। और वैसे भी इसने तो लिख ही दिया था टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15। इज इट? कभी भी ऐसा आएगा आपके पास जितने भी निकले टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप प्लस 2, ये कौन से? इम्प्रॉपर, ठीक है ना। सो ये आपके पास निकलेंगे जो आपने पर्टिकुलर ऑर्डर के निकाले थे। ऑर्डर हम कहेंगे ऑर्डर पी वाले, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। तो एग्जामिनर अगर इम्प्रॉपर की बात करेगा तो सिर्फ इनको ही आप ऑप्ट करोगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया? अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया जी सीरीज का। कैसा क्वेश्चन आ गया? हमें यूएन दिया हुआ है जी। यूएन की वैल्यू क्या है जी? एन अपॉन 2 की पावर एन। द सीरीज समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinite।
ओके, काफी बार देखा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत अच्छी बात होती है छिपी हुई, इसीलिए आपको बार बार दिखता रहता है। अगर आप देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, सो क्योंकि अगर मैंने उसको डायरेक्टली बता दिया आपको तो फिर उसका एक आनंद नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो यूएन हमारे पास ये है जी, और हमें क्या निकालना है, द सीरीज चेक करनी है हमें कि कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, डाइवर्जेंट है, ऐसी बातें कर रहा है हमसे। सो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, एज एन बिलोंग्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन वन से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिट तक मूव कर रहा है, तो ऑसिलेटरी की तो बात ही खत्म कर दीजिए जी, ये तो हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्ज करती है जी, ये डाइवर्जेंट करती है, डाइवर्ज होती है। तो चलिए देख लेते हैं, हम क्यों ना इस पे कॉशी रूट टेस्ट यूज करें, व्हाई नॉट वी हैव टू यूज द कॉशी रूट टेस्ट। सो कॉशी रूट टेस्ट हमें क्या कहता है, कॉशी रूट टेस्ट कहता है कि जी आप लिमिट लगाइए n टेंस टू इनफाइनाइट, किस पर लगाइए इनफाइनाइट, यू एन के मॉडुलस की पावर 1 बाई एन पर। सो देख लेते हैं जी क्या होता है। हमने अगर लगाया इस पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यू एन का मॉडुलस क्या है जी हमारे पास n बाई 2n, मॉडुलस का फर्क नहीं पड़ेगा जी क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म्स हैं। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम अ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1 बाई एन अपॉन 2। अब चूंकि हम तो एक बात जानते हैं जी, क्या वी नो, क्या आप जानते हो, आप जानते हो लिमिट n tends to infinite, n की पावर 1 by n is nothing, that is equal to 1। so वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास, सिंपली 1 by 2। हम कहते हैं बाय द कॉशी रूट टेस्ट, अगर इसकी वैल्यू कोई भी एल आ जाए और एल लेस देन 1 हो तो आपके पास जो सीरीज होती है, द सीरीज इज, आपके पास जो भी है वो कन्वर्जेंट है। एल ग्रेटर देन 1 हो तो आप कहते हो समीशन यू एन इज डाइवर्जेंट, और एल इज इक्वल टू 1 पे हम कहते हैं टेस्ट फेल्स। so what is the value, this is a less than 1, so this implies that the series summation n upon 2 की power n is equal to 1 to infinite is a convergent series, is कन्वर्जेंट। भाई कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट पे क्लिक कर दीजिए और आगे मूव कर जाइए जी, ठीक है, आसान है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल, कौन सा सेट है जो कि अनकाउंटेबल है। देखिए, हम 10 क्वेश्चंस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उन 10 में से आपने अपने माइंड में एक भी क्वेश्चन सही से नहीं रख पाए तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। जितने भी क्वेश्चन आप माइंड में कर रहे हो, मतलब मैं कहूंगा एक क्वेश्चन की आप भले 3 बार प्रैक्टिस कर लें, वो अच्छा होता है, रेदर देन कि मैं घुमा घुमा करके एक ही क्वेश्चन को 4 बार लेके आता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा। फायदा ये होगा नए क्वेश्चन की वजह से, जो आपके पास क्वेश्चंस है ना उनको आप मेंटेन रखो, यहाँ अगर मेंटेन रहेंगे ना लॉजिक को हमेशा लिख के देखो, डोंट गो द आंसर, आपने क्वेश्चन देखा अच्छा इसका तो ये आंसर होगा, नो, बैड हैबिट। हमेशा हैबिट में लेके आओ कि उसको हमें करके देखना है सॉल्व, दिस विल गिव यू द बेनिफिट, आपसे गलती नहीं होगी हमेशा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल की बात पूछ रहा है जी, कहाँ है जी, यस इज आस्किंग अबाउट द अनकाउंटेबल। ओके, आप देखो Q, हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, इसने क्या कहा, Q यूनियन सेट ऑफ इंटीजर। भाई हम जानते हैं ये भी काउंटेबल और ये भी काउंटेबल, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। सो क्या आ गया आपके पास, हम तो जानते थे काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज होल थिंग इज काउंटेबल। सो ये तो आंसर नहीं रहा जी, ये गलत हो गया, हमें तो अनकाउंटेबल ढूंढना है, राइट। अगर हम चलते हैं 0 1 के पास, इफ आई एम कमिंग टू द बी ऑप्शन, व्हाट इज 0 1 इंटरसेक्शन Q, 0 1 इंटरसेक्शन Q, क्या सिचुएशन मिली है 0 1 इंटरसेक्शन Q के साथ। भाई अगर मैं इंटरसेक्शन करने के लिए चल रहा हूँ तो हमेशा देखो 0 1 किसके इक्वलेंट होता है, इसमें 0 1 के बीच में रेशनल्स भी हैं, इरेशनल्स भी हैं, इवन दैट इज कार्डिनली इक्वलेंट है पूरे R के। आप R के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हो, Q का क्या मिलने वाला है जी आपको, डेफिनेटली यू विल गेट द Q। सो अगर Q मिल रहा है तो दैट मीन्स व्हाट इज दिस इज ए काउंटेबल। सो आपको क्या मिल गया जी, यू आर गेटिंग द काउंटेबल सेट, लेकिन चाहिए था क्या हमें अनकाउंटेबल, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है जी, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसने दिया है सी ऑप्शन की, अगर हम बात करते हैं, इसने कहा जी आर माइनस जेड। ओके जी, आर में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पूरे के पूरे जेड को। सो आप अपना आर रियल लाइन बनाइए, ठीक है ना जी। हमने रियल लाइन बनाई, कैसे होती है, जीरो से डिवाइड होती है, इधर पॉजिटिव नंबर सारे और इधर नेगेटिव नंबर, मैंने माना जीरो ये है जी,
1 ये है जी, 2 ये है जी, एंड सो और ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही -1 यहाँ पर है जी, -2 यहाँ पर है जी, और नंबर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इसने कहा है कि सारे के सारे इंटीजर्स आउट करने हैं, पूरा पूरा आर तो पूरा ही है ना, ये मेरी रियल लाइन। इसने कहा कि इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इन पॉइंटों को आप यहाँ से हटा दीजिए जी, इसको ये नहीं चाहिए, इसको पसंद नहीं आ रहे हैं ये। सो कैसे हटाते हैं हम यहाँ पर? हमने कहा कि जी ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक का एक ओपन इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का एक ओपन इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का एक ओपन इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इन सब एलिमेंटों का आप क्या करने वाले हैं? आर्बिट्ररी आप क्या करने वाले हो जी? यूनियन करने वाले हो, किसका? ओपन इंटरवल्स का। ओके, सो व्हाट हैपन, और हम क्या जानते हैं? दिस इज ऑलवेज है ना ओपन इंटरवल, राइट। और ओपन इंटरवल अगर आपके पास आ गया, ओपन इंटरवल व्हाट इक्विवेलेंट टू आर ही हम मानते हैं इसकी कार्डिनलिटी। व्हाट हैपन, दिस मींस दिस इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, तो भाई अनकाउंटेबल सेट तो इस बार मिल ही गया, यानी कि हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया, तो डी की हमें आवश्यकता ही नहीं रही। सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें से हमें एलिमेंट को मूव करना है, तो आप ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जी। हाउएवर आप सिंपली कह सकते हो सेट ऑफ रियल नंबर सेंटेंस आर माइनस जेड इज ओपन, ये वैसे भी मतलब स्टेटमेंट के थ्रू बोल सकते हो, बट दिस गिव यू विल गिव यू ए थॉट वन वे कि भाई हम ऐसा भी सोच लें। ठीक है, मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसके अंदर, सो दैट देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम। अदरवाइज पता लग रहा है कि हम लोग करते रहें और आपको उसकी पूरा बेनिफिट ना मिल सके। नहीं, अभी वर्किंग है, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? वेरी गुड जी। क्या दिया है? लेट एफ बी एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डोमेन डी एंड सच दैट each point of the domain either fz is equal to 0 और f dash z is equal to 0। फंक्शन को क्या कहा है जी? हमें इसने कह दिया है कि जो आपके पास फंक्शन है, यस, इसने कहा जो फंक्शन आपके पास f है दैट इज एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, तो भैया जी एनालिटिक फंक्शन है अगर f, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्क्वायर भी एनालिटिक होगा। इस एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन भी एनालिटिक, उसका स्क्वायर भी एनालिटिक। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ जेड, सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, किसका? एफ स्क्वायर जेड का। सो व्हाट वी विल रिसीव एफ एफ डैश, राइट। दिस बोथ ऑब्वियसली आई एम नॉट राइटिंग जेड इन दिस बोथ फंक्शन, बट ये इनका मतलब यही है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट वन, क्या? एफ जेड और एफ डैश जेड। what is this? This is meaning is this f dash और f dash z। क्या कहा गया है हमें? आप अपने आंसर्स में देखिए, at each point of the domain, at each point of the domain either fz is equal to 0 और this, यानी कि कोई भी z ले लूं या तो ये 0 हो जाएगा, this will be 0 और this will be 0, यही तो सिचुएशन दी गई है। इसका मतलब एनी हाउ क्या सिचुएशन बनी? डी वाई डी जेड आपका क्या आ गया जी? एफ स्क्वायर को किया था हमने विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन एफ स्क्वायर था वो क्या आ गया जी? दिस इज इक्वल टू द कांस्टेंट। सर लेकिन एग्जामिनर ने तो हमें एफ के बारे में पूछा है, एफ स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इट डज नॉट इम्प्लाइज कि फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है जी आपकी, ऐसा कभी भी इम्प्लाइज नहीं करता, लेकिन कब इम्प्लाइज कर देता है इसको ध्यान दीजिए। इसने क्या कहा आपको? एट ईच पॉइंट, अगर हर पॉइंट पे ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली ड्यू टू दैट रीजन आपके पास एट ईच पॉइंट पे एफ जेड या इधर और की बात हुई है 0, तो इसका मतलब फंक्शन को क्या होना पड़ेगा जी? दिस इंप्लाइज एफ इज आपके पास क्या आ गया जी? कांस्टेंट, राइट। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया जी। दूसरे ने क्या कहा? मे नॉट बी कांस्टेंट, गलत बात हो गई जी। इसने कहा सी में एफ इज कांस्टेंट ओनली इफ एफ इज आइडेंटिकली 0। ओके, देखिए अगर ये यहाँ पर ये बात नहीं कहता एट ईच पॉइंट वाली, तो ये ऑप्शन बैठ जाता, या फिर मैं कहूँ सी अगर पार्ट में आया हुआ आपके, तब आप इसको ऑप्ट कीजिएगा, बी में आप इसको नहीं ऑप्ट करेंगे, ठीक है ना। सो सो एनी हाउ आपको क्या करना है? किसी भी पार्ट की तरफ अप्रोच ही नहीं करना है सी वाले के लिए, ये क्योंकि इसने एट ईच पॉइंट की बात की है, तो इस केस में हमेशा ही एफ ही कांस्टेंट होगा। ओके ना। सो नाउ देन कंडीशनल नहीं है, एफ इज कांस्टेंट ओनली एफ इज आइडेंटिकली, नहीं जी नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है। आप कांस्टेंट पे देख सकते हैं सारा बिहेवियर आ रहा है। तो चलिए
इस क्वेश्चन के बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? अरे वाह, एक क्वेश्चन दे दिया गया है जी, लेट डी बी ओपन डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क। ओके, कैसी होती है जी ओपन यूनिट डिस्क? हम तो यही जानते हैं कि मॉड ऑफ जेड लेस देन वन टाइप का कुछ है। अच्छा, और f इज ए फंक्शन फ्रॉम d टू d। वेरी गुड, d को तो डिफाइन कर दिया ऐसे, और फंक्शन दे दिया गया है हमें d से d के ऊपर। वेरी गुड। भी एनालिटिक फंक्शन, ऊपर से क्या कह दिया हमें? f जो है हमारा वो एक एनालिटिक फंक्शन है। सो अगर मेरे पास फंक्शन जो है मेरा एनालिटिक है, और क्या कंडीशन दी है? जीरो पे वैल्यू जीरो भी है जी। अरे वाह, इसने तो बिल्कुल नियर कर दिया है हमें। देन सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। बस इसी पॉइंट पे ध्यान रखिएगा जी, इसने पूछा है आपसे फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में। भाई हमें इस चीज के लिए अपना स्क्वाज लेमा को ध्यान रखना होगा, दैट विल हेल्प यू। ये क्वेश्चन जो इसने कहा ना, यूनिट डिस्क, फिर एनालिटिक फंक्शन दे दिया, फिर जीरो पे जीरो भी वैल्यू दे दी, तो बस ये सारी वैल्यूज नहीं हमें हिंट कर देता कि स्क्वाज की तरफ लेके जा रहा है। हम जानते हैं इसमें क्या होता है स्क्वाज लामा में, कि भाई एफ डैश जीरो पे जो वैल्यू होती है, डेरिवेटिव पे वैल्यू जाती है इसका, इवन दो मॉडुलस क्या होता है हमेशा ही लेस और इक्वल टू आपके पास, जो आपके पास डिस्क थी ना, ये लेस देन वन ही होता है। सो दैट मीन्स आप देखिए पहली वैल्यू को क्या कहा है, एफ डैश एट जीरो इक्वल टू 1/5, और 1/5 तो डेफिनेटली हमारे डिस्क के ओपन डिस्क के अंदर आ जाएगा ना। सो दैट मीन्स लेस देन वन होगा, इसका मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है जी, ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि हमें क्या चाहिए था? फॉल्स की आवश्यकता थी। सेकेंडली स्टेटमेंट दिया गया है मॉड ऑफ 1/3 लेस और इक्वल, सॉरी, इज इक्वल टू 1/4। इसमें हम ये भी जानते हैं मॉड ऑफ जेड आपके पास क्या होता है? लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है जी। ठीक है। सो जो भी हमने जेड पुट किया, अब इमेजेस क्या है अकॉर्डिंग टू दिस वन? इमेजेस क्या आ रही है जी? 1/4, राइट। इसकी वैल्यू और लेस और इक्वल टू पॉइंट क्या था? 1/3। सो दैट मीन्स लेस और इक्वल टू 1/3। हमने देखा कि ठीक है, ये बात तो ट्रू है इनइक्वलिटी, इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया है जी। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड हमें क्या कहना चाहता है इसमें? थर्ड में यूजिंग द सेम वे व्हाट हैपन, एफ जेड की वैल्यूज के लिए इस पार्ट के लिए हमारे पास क्या आ गई जी? इस पार्ट के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको। सो सी थर्ड पार्ट के लिए, सो एफ जेड की वैल्यू तो आ गई जी 1/2, और लेस देन कह दिया गया जी हमें लेस और इक्वल टू 1/3। 3 इज लेस और इक्वल टू 2, इम्पॉसिबल। सो इसका मतलब यही फॉल्स स्टेटमेंट है जी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है जी। Hope that is clear to all of you now. Just remember to your squash lemma that says that the function is analytic in the open disk। तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी आपके पास? डेरिवेटिव एट ओरिजिन की वैल्यू आपके पास हमेशा ही लेस देन वन होगी, और फंक्शन की मॉडुलस लेस और इक्वल टू मॉड जेड होगी। इवन तो डेरिवेटिव के मॉडुलस के लिए भी बताता है। देखो इसकी कई क्लॉजेज हैं। सो उन तीन चार क्लॉजेज में से कोई सी ना कोई सी कंडीशंस में देता रहता है, इसलिए हमें इसको सीरियसली पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल क्लास में बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं। सो आप लोग वहाँ उन क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हैं, बैक में जाके भी पुरानी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं अकाउंट बनाने के बाद। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है let fz be entire function, okay, which has no singularity at infinite। भाई अगर फंक्शन एंटायर हो जाए, हमने कहा कि फंक्शन इज एंटायर, fz क्या हो गया जी हमारे पास? इसने कहा है कि ये एक एंटायर फंक्शन है। अगर फंक्शन एंटायर है तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा ही दो सिचुएशन की तरफ एकदम से सोचना है। अगर एंटायर है तो या तो वो कांस्टेंट हो सकता है जी, कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक और थ्रू आउट होते हैं तो इसका मतलब कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वो अनबाउंडेड, ये तो हो गया आपका बाउंडेड हो गया है ना, बाउंडेड। और दूसरा क्या हो सकता है? अनबाउंडेड, यानी कि कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास e टू द पावर जेड, साइन जेड, एक्सपोनेंशियल मतलब, और ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे फंक्शन अनबाउंडेड फंक्शन हो सकते हैं। सो इसने कहा विच हैज नो सिंगुलरिटी एट इनफाइनाइट। कांस्टेंट फंक्शन पक्का उसके पास कोई सिंगुलरिटी नहीं होती है जी, एग्जैक्टली। सो फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, एक है चॉइस इसने। लेकिन क्या कहा? हैज नो सिंगुलरिटी एट इनफाइनाइट। अगर मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया और मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं जेड लेता हूँ, सो दैट मीन्स जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो पे चेक करूंगा 1/z के लिए, या मैं सिंपली कहूँ सो एफ जेड अगर मेरे पास ये है,
सो और मुझे चेक करना है किस पे, z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। व्हाट आई विल पुट, जस्ट आई विल पुट z इज इक्वल टू 1/t, है ना, और t इज इक्वल टू 0 पे मैं चेक कर लूंगा। व्हाट हैपन, दिस विल बिकम 1/t। ओके, सो 1/t, t इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, ए पोल। सिंगुलरिटी तो आ गई जी, जबकि इसने क्या कहा, नॉन सिंगुलरिटी, यानी कि ऐसा फंक्शन तो नहीं हो सकता है जी, है ना। इसके बाद उसने कहा कि फंक्शन इज बाउंडेड, ओके, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो दैट मींस हमारे पास आइडेंटिकली जीरो भी होने की जरूरत नहीं रही जी, फंक्शन इज कांस्टेंट, क्लियर हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन बाउंडेड भी है जी, ये भी क्लियर हो गया। इसने कहा जी फंक्शन इज ए रेशनल, फंक्शन कैसा है मेरे पास, रेशनल है। अब आप मान लिया फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एफ जेड इज इक्वल टू, मेरे पास मैंने 1/z ले लिया जी, ठीक है। सो आप 1/z लेंगे, z इज इक्वल टू इन्फिनिट, किसके पास, तो ये रेशनल फंक्शन पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन इसके पास कोई सिंगुलरिटी भी नहीं है, ओके। और क्या फंक्शन हम ले सकते हैं इसमें, लेकिन हमने क्या और फंक्शन भी ले सकते हैं, सो नाउ देन व्हाट हैपन, द नेचर, एनी हो हमारे पास क्या आ रही है, फंक्शन हमारे पास बाउंडेड आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सो दिस इज द नेचर, ये आपके पास रेशनल वाली भी खत्म हो गई जी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, एफ जेड बी एंटायर फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1/z कैन नॉट हैव एसेंशियल सिंगुलरिटी। भाई देखो, अभी जब बताया था मैंने आपको, एंटर का मतलब दोनों चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। कैसा, कि भाई वो हो सकता है कि कांस्टेंट हो सकता है कि वो आपके पास अनबाउंडेड फंक्शन हो। सो दैट मीन्स अ कांस्टेंट फंक्शन, या फिर कैसा हो सकता है, जेड हो सकता है, ए की पावर जेड हो सकता है, साइन जेड हो सकता है। भाई जेड से मतलब मेरे जेड की पावर एन पे ही है। इसने क्या कहा, एफ जेड इज एंटायर फंक्शन, देन एफ जेड कैन नॉट हैव, क्या नहीं रख सकता है, एसेंशियलिटी सिंगुलरिटी नहीं रख सकता है। अच्छा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, मैंने कहा कि एफ जेड इज इक्वल टू, मेरे पास जो है ई की पावर जेड है। सो एफ ऑफ 1/z क्या आ गया जी, एफ ऑफ 1/z नथिंग, दिस इज इक्वल टू ई की पावर 1/z, राइट। सो क्या इसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है, इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी, सो ये ऑप्शन गलत हो गया जी। हम कहें रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखता है जी। सो अगर आपने, हम कहें कि बी पार्ट के लिए एफ जेड हमारे पास सिंपली जेड है, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, एफ ऑफ 1/z क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू 1/z एज अ पूरा। हम बात कर रहे थे रिमूवेबल है या नहीं है, राइट। सो नोटिस कीजिए हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन एव एंटायर है, और हमने क्या क्या लिया आपके पास, भाई कांस्टेंट वाले के पास तो सारी सिचुएशन है कि ना तो उसके पास एसेंशियल है, ना रिमूवल है, ना पोल है, कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। बट व्हाट अबाउट दीज, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई जेड ले लिया मैंने, एफ जेड इज इक्वल टू जेड, तो 1/z क्या बन रहा है मेरे पास, एफ जेड इज इक्वल टू जेड लेने के बाद एफ ऑफ 1/z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1z, यानी कि पोल सिंगुलरिटी मिल जाएगी। सिमिलरली मैंने अगर e की पावर z लिया, यानी कि e की पावर 1/z मिल जाएगा, और साइन z लिया तो व्हाट आई विल रिसीव, साइन 1/z। इन इसके पास भी एसेंशियल आइसोलेटेड है, इसके पास भी एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज पड़ी हुई है, दोनों के पास मेरे पास। तो इसका मतलब मैं तो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो पा रहा है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी तो और पोल तो मुझे मिल जा रहे हैं, लेकिन रिमूवल सिंगुलरिटी नहीं ला पा रहा हूँ। उसका मतलब आपके पास क्या आ गया, कैन नॉट हैव, दैट मींस अ रिमूवल सिंगुलरिटी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एफ जेड भी एंटायर फंक्शन, सो 1/z अगर फंक्शन एंटायर है, अब एक लॉजिक से भी देख सकते हो, 1/z की बात की हुई है, फंक्शन तो उसके पास क्या हो गया, वो क्या नहीं रख पाएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी नहीं रख पाएगा जी, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग, सो दिस इज अ रॉन्ग थिंग हो गई जब हमारे पास, ओके ना। सो दैट इज अ थिंग, मैं वापस यहाँ पर क्लियर करके आपको करेक्ट आंसर्स पे मार्क करना चाहूंगा, सो दैट आपको ये एकदम से क्लियर रहे। कहाँ गए भाई, यस, नाउ देन, सो व्हाट यू हैव टू डू, ये तो फिक्स हो गया है, इस पे कोई बात नहीं, चलिए। सो दिस इज द रॉन्ग थिंग, नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, दैट्स इज रॉन्ग, द करेक्ट ऑप्शन इज द रिमूवल सिंगुलरिटी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया था, लिखा गया है लेट एफ इज ए फंक्शन सी टू सी बी ए एनालिटिक फंक्शन having a singularity as a pole of order n at infinite in the extended plane, then भाई फंक्शन को क्या कह दिया, सी से सी के ऊपर हमारे पास फंक्शन है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम सी टू सी,
हैविंग ए सिंगुलरिटी पूल, सिंगुलरिटी उसके पास पूल है ऑफ ऑर्डर एन का। अब आपके पास फंक्शन अगर एनालिटिक है, नहीं इसने नहीं कहा अभी, लेट अस भी ये फंक्शन फंक्शन है बस और सिंगुलरिटी रखता है आपके पास, कैसी, वो भी पोल और किसका, ऑर्डर का एन का जी। तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि एफ जेड को क्यों ना हम जेड की पावर एन मान लें। आप नोटिस कीजिए एट इनफाइनाइट पे कहा है ना इसका, डेफिनेट है कि एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसकी कैसी नेचर होगी, वन अपॉन जेड टाइप की। और जेड टेंस टू जीरो पे हम देखेंगे, यानी कि अगर हम जेड टेंस टू इनफाइनाइट की नेचर देखना चाहते हैं, एट जेड टेंस टू जीरो पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। सो ऑब्वियस सी बात हो गई कि जेड टेंस टू जीरो पे इसका इसके पास क्या मिल गया है, पोल मिल गया है ऑर्डर एन का। तो यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया हमारे पास, फंक्शन फंक्शन इज नथिंग दैट इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन। अब इस फंक्शन को देखना है हमें, कैसा फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन तो हमारे पास एनालिटिक होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं, और सब एंटायर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कैसे होते हैं, मेरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं। पहली बात तो हमें अभी ऑप्शन दिखाई दे रहा है एफ इज ए मेरोमॉर्फिक फंक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। एफ कैन हैव इनफाइनाइट मैनी जीरोस, जीरोस की बात की है, हाँ जी जीरोस तो हैं, लेकिन इसने तो इनफाइनाइट वर्ड यूज कर दिया, जबकि इसके पास तो फाइनाइट जीरोस है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया जी गलत, ये तो नहीं हो सकता है जी। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी में क्या क्या है, एफ जेड इज कांस्टेंट, क्या फंक्शन मेरा कांस्टेंट है, नहीं जी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो ये बात तो कहना गलत हो गया जी कि फंक्शन मेरा कांस्टेंट है। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, क्या है, एफ इज ए रेशनल फंक्शन। भाई रेशनल फंक्शन है, बिल्कुल जी, ये फंक्शन रेशनल है, लेकिन सबके लिए हमारी बात कह देना। अब आप नोटिस कीजिए, ऐसा हम क्या कहेंगे, अब हमारे पास अगर हम कोई और भी सिचुएशन देखते कि भाई क्यों हम जेड की पावर एन लें, इसके अलावा अगर हम कोई और फंक्शन, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या सोचते हैं, भाई जेड ई की पावर जेड या अनबाउंडेड फंक्शन की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए साइन जेड अगर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पास मुझे क्या कंडीशन दी हुई, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसके पास ऑर्डर एन का पोल होना चाहिए। सो इज इट पॉसिबल, क्योंकि मैं तो अगर जब रेशनल इरेशनल की बात करूंगा, एक फंक्शन तो मेरे पास पड़ा हुआ है कि ये रेशनल है, और मैं क्या कहूंगा कि ये नहीं है। सो दैट मीन्स ये जो साइन जेड है मेरे पास, ये फंक्शन कैसा है मेरे पास, ये फंक्शन मेरे पास मेरोमॉर्फिक तो है लेकिन रेशनल नहीं है, दैट इज नॉट द रेशनल फंक्शन। सो आपके पास ऑप्शन क्या आ गए जी, एक ऑप्शन तो आपके पास आ गया मेरोमॉर्फिक, और रेशनल को आप क्या कहेंगे, रेशनल को भी आप टिक कर देंगे जी। सो दैट मीन्स आपके पास दोनों सिचुएशन आ गई है जी, ये रेशनल भी है आपके पास जेड। सो देयर इज ए करेक्ट ऑप्शन, मेरोमॉर्फिक भी और एफ इज ए रेशनल फंक्शन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड अपॉन जेड की पावर 2020, देन रेशियो ऑफ एफ जेड एट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो इज। भाई फंक्शन क्या दिया गया है, द फंक्शन इज एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड अपॉन जेड की पावर 2020। सर अब क्या हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमें से पूछ लिया गया है क्या, रेशियो के बारे में, किसका, फंक्शन का, किस पे, एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे, फंक्शन का किस पॉइंट पे, एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे। सो भाई इसके लिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन मेरा एक इवन फंक्शन है, और अगर मेरे पास फंक्शन इवन हो और उसके रेसिड्यू की बात करें तो कैसे आता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर, इसके लिए आप स्टेटमेंट रिजल्ट लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट रिजल्ट, if the function fz, if the function fz is even function, is even function, and at z is tending to 0, z is equal to 0, have singularity only pole, singularity only pole, तब अब आप क्या बात करेंगे, then residue of the function fz at z is equal to 0 is nothing which is equal to what, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, residue will be equal to only the zero. So the correct option जो हमेशा होगा जी जीरो होगा।
ऐसे बहुत बार आपको एग्जाम्पल आदमी दे सकता है। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा एग्जामिनर, एफ जेड इज इक्वल टू आपको दे देगा जी साइन जेड अपॉन, आपको क्या लगेगा साइन जेड तो और फंक्शन है, लेकिन वो क्या कर देगा यहाँ पर 2019 कर देगा। सो आपके पास कैसा फंक्शन बन जाएगा, ये वापस रिपीट फंक्शन बन जाएगा, फिर रेसिड्यू पूछ लेगा। सो दैट मीन्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जो भी पॉइंट है, अगर उसके पास सिंगुलरिटी सिर्फ पोल है तो आपके पास रेसिड्यू जो आने वाला है सिर्फ फंक्शन का वो जीरो आने वाला है। ठीक है ना। सो आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जी पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू। सर ये देखते रहिएगा। आप थे वाईफाई स्टडी सी एस आई चैनल पे। लाइक कीजिए चैनल को और वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी सी एस आई चैनल को। Thanks for watching the video. Or you can join me also at the special classes on Unacademy, जो कि फ्री है, जस्ट आपको अकाउंट बनाना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ओके देन।